नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री किताब चल रही है और ये दूसरा वीडियो है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का। कौन सा यूनिट चल रहा है? तो यूनिट है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। चैप्टर 3 एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। पोर्तुगीज इन इंडिया की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पोर्तुगीज स्टेट्स के बारे में, कैसे इस पोर्तुगीज स्टेट की मुगल से लड़ाई शुरू हुई, फिर पोर्तुगीज अंपायर का पतन और सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्तुगीज, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपको इतना बता दो कि अगर अब तक आपने किताब अपने सामने नहीं रखी है तो आप गलती कर रहे हैं। मेरे इस वीडियो को पूरी तरीके से ग्रास्प करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप इसका जो लेटेस्ट एडिशन है अपने पास खरीद के हार्ड कॉपी में रख लें और साथ साथ मेरी इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखिए, हम लोग नॉर्मली जब अपनी हिस्ट्री को देखते हैं तो दोस्तों हम लोग कहते हैं कि हम लोग ब्रिटिश राज के अंदर थे, ब्रिटिशर्स हम पे राज करके गए हैं, हमें दबा के गए हैं। लेकिन कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते कि हम पे पोर्तुगीज राज करके गए। जबकि आप देखोगे कि सबसे पहली यूरोपियन पावर जो कि इंडिया में घुसेगी, आगे आप ये देखोगे कि सबसे एंड में जो यूरोपियन पावर इंडिया को छोड़ के जाएगी वो भी पोर्तुगीज होगी। सबसे पहले घुसने वाले भी पोर्तुगीज थे। और जब ये पोर्तुगीज इंडिया में पहुंचे ना, इन्होंने अपना पूरा एम्पायर सेटअप किया इंडिया में। उस एम्पायर का नाम था एस्टाडो पुर्तुगीज द इंडिया, इंग्लिश में स्टेट ऑफ द पोर्तुगीज इंडिया। ये एम्पायर एक्चुअली वो जगह थी जहां पे पुर्तुगीज का कंट्रोल हुआ करता था। या तो पूरा कंट्रोल होगा या फिर पार्शियल कंट्रोल होगा। अब आप देखोगे कि हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पे पुर्तुगीज कल्चर का, आर्ट, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, हर चीज का क्लियर कट आपको साइंस और एलिमेंट्स मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वास्को डी गामा इंडिया में आया, उसके 50 साल के अंदर पुर्तुगीज पावर अच्छी खासी इंडिया में फैल चुकी थी। गोवा के आसपास का 60 मील का जो कोस्ट था वो पुर्तुगीज के कंट्रोल में अंदर में आ चुका था। दमन एंड दीव से लेके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दमन नजर आ रहा है, ये पॉइंट दीव, तो दमन दीव, उसके नीचे दादरा एंड नगर हवेली, फिर यहाँ पे सेलसेट नजर आ रहा है आपको, बसीन नजर आ रहा है। इन सब जगहों पे आप कह सकते हैं कि पोर्तुगीज का कंट्रोल आ चुका था। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा ये पूरी बेल्ट कंप्लीट पोर्तुगीज कंट्रोल के अंदर नहीं थी, यहाँ और भी बहुत सारे रूलर्स थे, पर छोटे छोटे टाउन्स, विलेजेस, आप कह सकते हो कि हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज पोर्तुगीज। फिर थोड़ा नीचे की तरफ आइए, साउदर्न एंड पे दोस्तों पहुंचोगे तो मैंगलोर, दिख रहा है आपको, फिर कन्नौर आपको नजर आ रहा है, आपको कैलिकट यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों, कोची नजर आ रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे पुर्तुगीज के इंडिया में। ये जो मालाबार कोस्ट है ना आपका, इंडियन वेस्टर्न पार्ट पे जो केरला का कोस्ट है प्रेजेंट डेट में, यहां पे भी पोर्तुगीज का कंट्रोल था। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि पूरा कंट्रोल, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल था पुर्तुगीज का, पूरा कंट्रोल नहीं था दोस्तों। लेकिन चूंकि ये ट्रेड वाला इलाका था, स्पाइस, मसाले यहां बहुत पैदा होते थे और मसालों की पैदावार के लिए और एक्सपोर्ट के लिए मालाबार रीजन हमेशा से फेमस था। ओके दोस्तों, तो लोकल रूलर्स का यहाँ पे कंट्रोल था, बट पोर्टुगीज का भी यहाँ पे बहुत तगड़ा कंट्रोल था दोस्तों। फिर आप इधर देखेंगे, ईस्टर्न एज पे देखेंगे तो टूटीकोरिन हो गया, ऊपर नागपट्टनम हो गया, यहाँ पे साओ टॉम करके जगह है, फिर पुलिकट है, फिर मछलीपट्टनम है। इन सब पे भी पुर्तुगीज सेटलमेंट्स रहे हैं। ये खास बात है दोस्तों। उसके बाद यह है कि देखिए, गोवा शुरू में सेंटर उभरा आपका पोर्तुगीज कंट्रोल का, तो गोवा से पोर्तुगीज अंपायर के बिहाफ पे एम्बेसडर्स दूसरे जो मेजर किंगडम्स थे ना इंडिया के, वहां जाया करते थे। इसके बारे में अभी आपको और बताता हूं। एक और जगह है वेस्ट बंगाल में जहां पे पोर्तुगीज सेटलमेंट अच्छा खासा डेवलप होगा, वो होगा आपका हुगली। आप देख सकते हैं 1579 से 1632 तक पोर्तुगीज सेटलमेंट यहां पे बहुत स्ट्रांग रहेगा। लेकिन 1632 के बाद जो मुमताज महल थी, जो हमारे शाहजहां की प्रिय बेगम थी, उनकी 2 दासियों को कैप्चर कर लेंगे ये पुर्तुगीज और फिर मुगल अंपायर कर देगा इन पे अटैक और इनकी हालत खराब कर देगा। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर क्या है कि जिस समय पे ये एस्टाडो पुर्तुगीज द इंडिया में जब इन जगहों पे कंट्रोल हो रहा था इन पुर्तुगीज का, तो ये दूसरी जगह की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर रहे थे। आपको पता है दोस्तों कि अक्सर का लड़ाई हुआ करती थी। तो यहां गोवा है, गोवा से इधर आ जाएंगे, यहां कहीं पे आपका विजयनगर सेंटर का सेंटर था, विजयनगर एम्पायर का सेंटर था, हम्पी नाम की जगह थी। तो लगातार विजयनगर एम्पायर के और डेक्कन जो सल्तनत थी, उनके जो रूलर्स थे वो रेगुलरली फाइट करते रहते थे। फिर आप बाद में देखोगे कि बहुत सारे डेक्कन जो रूलर्स हैं और मुगल्स के बीच में फाइटें होंगी। आगे आप चल के देखोगे मुगल्स और मराठास के बीच में भी फाइटें होंगी। तो ये जो फाइटें हो रही थी मुगल्स की, मराठास की, फिर डेक्कन सल्तनत और मुगल एम्पायर की, फिर विजयनगर एम्पायर की और डेक्कन सल्तनत की,
उस समय पे ये एस्टाडो पुर्तगीज द इंडिया था, मतलब इंडिया में बहुत जगहों पे पुर्तगीज का राज था। और इन सब वॉर में ये जो पुर्तगीज हैं ये अपनी पॉलिटिक्स पूरी तरीके से प्ले करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो आउटकम निकले वो पुर्तगीज के फेवर में हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंडिया में आने वाले पुर्तगीज थे और सबसे आखिरी इंडिया से जाने वाले भी ये पुर्तगीज थे। आखिरी में इनको गोवा और दमन एंड दीव से खदेड़ के इंडिया ने बाहर निकाला 1961 के लगभग। अगर पुर्तगीज अंपायर में एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए दोस्तों, तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर कौन होता था? तो भाई पुर्तगाल से अपॉइंट होके आता था इनका वॉइसरॉय। तो वॉइसरॉय सबसे ऊपर था दोस्तों। वॉइसरॉय को 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता था। वॉइसरॉय को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी था, शुरू शुरू में सेक्रेटरी का अरेंजमेंट था, बाद में पूरी की पूरी काउंसिल अपॉइंट की गई इस वॉइसरॉय की मदद करने के लिए। उसके बाद आप देखोगे कि इस वॉइसरॉय के नीचे एक बहुत और इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जिसका नाम था वेडर डा फेजेंडा। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पे भी दिख रहा होगा। इस वेडर डा फेजेंडा का काम क्या था भाई? ये रेवेन्यूज को देखता था। फिर अब ऑब्वियस ही बात है, ये ट्रेडिंग कंपनी की तरह यहां पे आई थी पुर्तगीज, तो ऑब्वियस सी बात है कार्गो को डिस्पैच करना, कहां पे कार्गो जाना है, कहां से कितना आना है, इन सब चीजों का मैनेजमेंट था आपका वेदर डा फेजेंडा पर। एक तरीके का अकाउंटेंट था ये। फिर आप देखोगे फ्रेंड्स की पुर्तगीज के सेटलमेंट्स अफ्रीका से लेके चाइना तक फैले थे। उन्होंने ना केवल इंडियन पेनिनसुला के वेस्टर्न एज पे अपना एम्पायर बनाया था, अफ्रीका के कोस्ट पे, चाइना में, उनके हर जगह उन्होंने अपने स्टैब्लिशमेंट्स को मेंटेन किया था, फोर्ट्रेसेस को मेंटेन किया था। वहां पे कैप्टन्स अपॉइंट करते थे और कैप्टन्स के साथ साथ वहां पे फैक्टर्स भी थे। फैक्टर्स मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट में एक ऑफिसर को असाइन किया जाता था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, ओवरसी करने के लिए, उसको बोलते थे फैक्टर्स। अब देखोगे कि दोस्तों उस समय पे जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो अच्छे नहीं थे। सेंट्रलाइज बेसिस पे जो इनका हेड हुआ करता था वो हर जगह प्रेजेंट नहीं था और ना ही वो अपने दिए हुए फरमानों को हर जगह जल्दी पहुंचा जा सकता था। तो मान लीजिए कहीं पे एक फोर्ट्रेस बना है, उस फोर्ट्रेस में एक अच्छी खासी आर्मी को डिप्लॉय करके रखा हुआ है और वहां का एक हेड अपॉइंट कर दिया गया, मान लीजिए कोई फैक्टर है, कोई एक कैप्टन है। तो इन फैक्टर्स और कैप्टन्स की पावर क्यों ज्यादा स्ट्रांग हो जाती थी दोस्तों? ये वर्चुअली इंडिपेंडेंट हो जाते थे। रीजन ये है कि मान लीजिए जो इनके बॉसेस बैठे थे पुर्तगाल में, या फिर आप कह लीजिए ये जो इनके बॉसेस बैठे थे इनके पास के हेडक्वार्टर्स में, वहां से न्यूज आने में अच्छा खासा समय लग जाता था। कम्युनिकेशन की बहुत प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी। उस समय फोन और सैटेलाइट नाम की चीजें नहीं हुआ करती थी, जिसके चलते ये लोग अपने राज का गलत इस्तेमाल भी करते थे। कभी कभी अपने पर्सनल गेन्स के लिए, पैसा कमाने के लिए ये अपने पावर का इस्तेमाल करते थे। ये फैक्टर्स और ये जो कैप्टन जो अलग अलग जगह पे तैनात किए गए थे, अलग अलग फोर्ट्रेसेस पे तैनात किए गए थे। इनफैक्ट आप देखोगे जो पुर्तगीज का जो वॉइसरॉय जो कि इंडिया में अपॉइंट होगा, वो भी अपने जितना भी पूरा ये पुर्तगीज अंपायर था ना, उसके अलग अलग जगह पे जो वो सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट करेगा, उन सबऑर्डिनेट्स को भी इंस्ट्रक्शंस देने में उसको ठीक ठाक टाइम लग जाता था पहुंचने में। तो वहां पे भी देखेंगे कि भाई अलग अलग लेवल पे काफी करप्शन रहा है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, रिलीजियस पॉलिसी देखी जाए पुर्तगीज की, तो पुर्तगीज की रिलीजियस पॉलिसी काफी क्रूएल थी। जब अफ्रीका में पुर्तगीज पहुंचे तो अफ्रीका की कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं मूर्स कम्युनिटी, इसके साथ पुर्तगीज की काफी झगड़ा रहा है, काफी एनमिटी रही है। अरब्स के साथ तो भैया हमेशा से ही इनका एनमिटी थी। आपको मैंने बताया था रोमन अंपायर था, रोमन अंपायर को रिप्लेस किया ओटोमन अंपायर ने एक बहुत बड़े हिस्से में। फिर उस ओटोमन अंपायर ने ये बीच का जो रेड सी वाला इलाका था, रेड सी का जो फ्रंटियर था, उसको ऑक्युपाई कर लिया। तो जो ट्रेड लाइंस थी सी के थ्रू वो कट ऑफ हो गई यूरोपियंस की। उस चक्कर में पुर्तगाल ने केप ऑफ गुड होप पूरा का पूरा अफ्रीका को ट्रेवर्स करते हुए इंडिया के लिए रास्ता ढूंढा। तो अरब्स के साथ जो इनमिटी थी इनकी बहुत ज्यादा हो गई दोस्तों। ओके, फिर जब ये लोग इंडिया पहुंचे, जब ये पोर्तुगीज इंडिया पहुंचे, तो ट्रेड करने के साथ साथ इनका एक और एम था, और वो एम था कि भाई क्रिश्चियन धर्म का प्रोपोगेशन करना है, क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। ये इनका एक बहुत बड़ा एम था दोस्तों। और इस क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए अगर कितने भी मुस्लिमों को मारना पड़े तो ये तैयार रहेंगे। तो शुरू शुरू में जब ये घुसे इंडिया में, तो पहले से इनकी अरब से नहीं बनती थी। ओटोमन अंपायर और पर्शियन से इनका पंगा चलता था, यूरोपियन पावर का, रोमन अंपायर की काफी लड़ाई हुई थी उनसे। तो उसके चलते ये जो पुर्तगीज यूरोपियंस पहुंचे जब इंडिया के ईस्टर्न एज पे, सॉरी इंडिया के वेस्टर्न एज पे, तो शुरू शुरू में इनको जो मुस्लिम्स दिखा उसके प्रति ये बहुत क्रूअल रहे, उनको मारना शुरू किया। शुरू शुरू में हिंदूज के प्रति क्रूअल नहीं रहे, बट मुस्लिम्स के प्रति ये बहुत क्रूएलिटी लेके आए थे इंडिया में। बाद में देखेंगे कि जब गोवा में इन क्रिश्चियंस का पॉलिटिकल कंट्रोल हो जाएगा
और फिर गोवा में ये स्थापना करेंगे इंक्विजिशन की। और इंक्विजिशन क्या करता था? इंक्विजिशन ये कहता था कि भाई जो लोकल पॉपुलेशन है उसको क्रिश्चियनिटी को अपनाना पड़ेगा, और क्रिश्चियनिटी को अपनाने के बाद उसको क्रिश्चियनिटी को हर तरीके से मानना पड़ेगा। और मान लीजिए किसी ने अपने आप को क्रिश्चियन धर्म में बदला है, और क्रिश्चियन धर्म में बदलने के बाद भी वो क्रिश्चियनिटी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, वो छुप के अपने घर में अपनी भगवान की पूजा कर रहा है या अल्लाह को याद कर रहा है, तो उसको मार देते थे। तो आप देखोगे कि जैसे ही इंक्विजिशन की स्थापना होगी आपकी गोवा में, उसके बाद तो भैया मुस्लिमों को भी मारा और हिंदुओं को भी मारा, प्रॉपर मार देते थे ये। दे वर वेरी क्रूअल, दीज पोर्तुगीज वर वेरी क्रूअल। रिलीजियस टॉलरेंस इनके अंदर बिल्कुल नहीं था। लेकिन आप ये देखोगे दोस्तों कि जहां पे इनका कंट्रोल था वहां पे ये रिलीजियस टॉलरेंट बिल्कुल नहीं थे। लेकिन एक बार हुआ ये कि जब सितंबर 59 में गोवा में एक लेटर आया मुगल एम्परर अकबर का। आपको पता है फ्रेंड्स, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना स्टैब्लिश किया था। इसके बारे में मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया है। उस इबादत खाने में अकबर अलग अलग धर्म के लोगों की बातों को समझने के लिए वो मुस्लिम्स को भी बुलाता था, वो हिंदू के पंडितों को भी बुलाता था, ठीक है, वेद और शास्त्र के ज्ञाताओं को भी बुलाता था, और उस अकबर ने इनको भी बुलाया, यानी गोवा के जो जेजुइट्स थे इनको भी बुलाया दोस्तों। तो यहां से दो लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिश्चियनिटी गए मुगल अंपायर अकबर के कोर्ट में। कौन कौन थे? ये थे फादर रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मेंजरेटे। इनका काम क्या था दोस्तों? इनका काम यह था कि भाई ये पहुंचेंगे वहां पे फतेहपुर सीकरी, और उसके बाद ये एम्परर को क्रिश्चियनिटी के ख्यालों से भर देंगे और मजबूर कर देंगे एम्परर को कि वो क्रिश्चियन बन जाए। और अगर एम्परर क्रिश्चियन बन जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके कोर्ट में जितने उनके कोर्टियर्स होंगे वो भी क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो हम इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर सकेंगे। तो भैया ये लोग इस उम्मीद से 28 फरवरी 1580 को पहुंचे। कहां पे? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में भाई इनका अच्छा खासा स्वागत हुआ। क्योंकि भाई अकबर जो था, ही वॉज अ वेरी रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन, और चूंकि अकबर एक रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन था, इसीलिए वो इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट के एरिया पे इतने लंबे समय के लिए राज कर सका। उसके बाद आप देखेंगे जहांगीर भी रिलीजियस टॉलरेंट था, इसलिए राज कर पाएगा। शाहजहां भी रिलीजियस टॉलरेंट था, राज कर पाएगा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब अपनी रिलीजियस पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करेगा और उल्टे सीधे टैक्स लगाना शुरू करेगा हिंदूज पे, मराठा से पंगा लेगा, आप देखेंगे कि औरंगजेब के बाद मुगल अंपायर बिल्कुल ही गिर जाएगा। तो यहां पे पोर्तुगीज के गिरने का भी एक रीजन रहा है कि क्रिश्चियनिटी के साथ कुछ ज्यादा ही अटैच थे और दूसरे धर्मों की तरफ पूरी तरीके से क्रूएल थे। तो आप देखोगे कि ये एक्वाविवा और एंटोनियो मोंजरेट 1580 में पहुंचे भाई आपका फतेहपुर सीकरी, और 1583 में वापस आ गए। 1583 में मुंह लटका के वापस आए। ये जितने भी ख्वाब लेके गए थे अकबर के पास कि अकबर को क्रिश्चियनिटी में बदल देंगे, उसके कोर्ट को क्रिश्चियनिटी में बदल देंगे, सारे ख्वाब इनके खाक में मिल चुके थे। अकबर बेवकूफ तो था नहीं, इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा था। तुम दो फादर चले उसको उल्लू बनाने, ठीक है। अकबर ने किसी की बात नहीं सुनी। अकबर ने एक्चुअली किसी धर्म को नहीं मारा, उसने ना हिंदू धर्म को मारा, ना मुस्लिम धर्म को माना, ना क्रिश्चियन धर्म को माना। उसने बोला भाई दीन पनाह, ठीक है, रिलीजन ऑफ द लव। वो खैर एक अलग टॉपिक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद अकबर 1590 में एक और ऐसा मिशन बुलाएगा, ठीक है। वो मिशन 1590 से 1592 तक चलेगा, उसमें भी कुछ फायदा नहीं होगा। फिर अकबर 1595 में एक और मिशन बुलाएगा लाहौर में। इस समय अकबर कहां बुलाएगा? लाहौर में। तो 1595 में लाहौर फिर से भैया इन जीसस प्रीस्ट को इनवाइट करेगा। इन जीसस प्रीस्ट की फोटोज भी हमने देखी थी दोस्तों जब हम एनसीईआरटीज पढ़ रहे थे, मिनिएचर पेंटिंग्स बना रखी थी उसकी। अगर आप मेरी एनसीईआरटीज को ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, काफी फायदा मिलेगा आपको। तो भाई जब लाहौर में 1595 में इनको बुलाया गया, तब कौन दो लोग गए? तब गए भैया फादर जेरोम जेवियर और एक गए इमैनुअल पिन्हारो। तो ये लगातार जा रहे थे। इनका भाई ये था कि अकबर को किसी तरीके से हम क्रिश्चियनिटी में बदल दें। भाई अकबर को तो ये क्रिश्चियनिटी में बदल नहीं पाए। लेकिन आप देखोगे दोस्तों कि जब 1595 में ये लोग लाहौर जाएंगे, उसके बाद ये फादर जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिन्हारो वापस नहीं आएंगे। मतलब ये वहीं पे रह के परमानेंट वहां पे स्टैब्लिश हो जाएंगे। यानी कि पहले तो ये एज अ मिशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिश्चियन फेथ जा रहे थे मुगल एम्परर के पास, लेकिन तीसरी बार जब ये जाएंगे तो ये वहीं पे स्टैब्लिश हो जाएंगे। इनको लाहौर के पास रहने की जगह दे दी जाएगी और ये वहीं पे रह के अपने धर्म का
प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे, वहां पे अपना एक चर्च बना लेंगे। फिर अकबर के पास थ्रोन पे बैठेगा कौन? अकबर के बाद थ्रोन पे बैठेगा भाई जहांगीर। ओके, जहांगीर का क्या था कि भाई शुरू शुरू में तो जहांगीर ने बात मानी मुस्लिम उलेमास की, और उसने जीजुइट्स की बात ही नहीं मानी। तो उसने पहले उलेमास की बात मानी। शुरू शुरू में वो इन जीजुइट्स से ज्यादा इनकी बातचीत हुई नहीं। बाद में धीरे धीरे आप देखोगे दोस्तों कि 1606 में वो थोड़ा बहुत इन जीजुइट्स की बात मानने लगेगा। कंटिन्यूस एक तरीके से देखिए, कोर्ट में एक राजा राज कर रहा है, उस राजा के पास सब ताकत है। अब उस राजा को अलग अलग लोग पटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा साथ दे दे तो हमारा साथ दे दे। तो उलेमा चाह रहा है कि राजा हमारे हिसाब से सुने चले, ये जीसस प्रीस्ट चाह रहे हैं कि राजा हमारे हिसाब से चले। अकबर बहुत तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, वो उसको वही करता था, अकबर वही करता था जो उसको सही लगता था, क्योंकि उसको पता था कि भाई मैं बादशाह हूं, जो मैं चाहूंगा वही होगा और मेरे डिसीजंस वैल्यू रखते हैं। बाद में जहांगीर के समय पे भी ऐसा हुआ। जहांगीर अकबर जितना तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, बट जहांगीर वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो जहांगीर ने इन ज्यूजिट्स को वहां पर रहने दिया, इनको वहां से हटाया नहीं, और थोड़ा बहुत इन ज्यूजिट्स को फेवर करना भी शुरू हुआ, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। इन ज्यूजिट्स ने बहुत कोशिश की कि जहांगीर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, पर हुआ नहीं। बाद में इन ज्यूजिट्स ने बवाल करना शुरू कर दिया वहां पे। उनको रहने की परमिशन तो दे ही दी गई थी लाहौर में, लेकिन 1608 में इन ज्यूजिट्स ने बदतमीजी की। बदतमीजी क्या की? इन्होंने किया 20 बैप्टिज्म। 20 बैप्टिज्म में क्या हुआ इन लोगों ने? बैप्टिज्म का मतलब समझना पड़ेगा आपको। बैप्टिज्म एक क्रिश्चियन रिलीजन प्रैक्टिस है, एक राइट है, जिसमें क्या होगा कि किसी एक पर्सन के ऊपर आप वाटर स्प्रिंकल कर लो या फिर उनको पानी में थोड़ी देर के लिए डुबा दो। तो इससे क्या होगा कि भैया आपने उस आदमी को प्योरीफाई कर दिया, रीजनरेट कर दिया, और अब वो आदमी एक क्रिश्चियन बन गया है। तो ये बैप्टिज्म करके ये जो लोग लाहौर के कोर्ट में रह रहे थे, आसपास की जगहों पर रेजिडेंसेस में रह रहे थे, ये जबरदस्ती आसपास के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगे। तो इनका अपोजिशन वहां पे होने लगा दोस्तों। ओके, जहांगीर इनको फेवर कर रहा था, इनको लगा कि जहांगीर क्रिश्चियन फोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं दोस्तों। और आगे ये कई सालों तक रहेंगे मुगल कोर्ट में, लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा कि भैया जो मुगल्स और पोर्तुगीज के बीच का जो सेटलमेंट था, जो उनका एक सेटिंग बन गई थी, वो टूटेगी। वो कैसे टूटेगी वो आगे देखेंगे। चूंकि अकबर ने जब इन जिजुइट्स को अपने कोर्ट में बुलाया था ना, तो केवल रिलीजियस डिस्कशंस के लिए बुलाया था, लेकिन ये क्रिश्चियंस गए थे पुर्तगीज के बिहाफ पे। और पुर्तगीज सिर्फ एक रिलीजियस पावर नहीं थे इंडिया में, पुर्तगीज एक कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर भी थे। गोवा और बहुत सारे और इलाके इनके कंट्रोल में थे। ठीक है, तो ये बिजनेस भी कर रहे थे, कॉमर्स भी कर रहे थे, इनको पॉलिटिकल पावर भी स्टैब्लिश करनी थी, क्रिश्चियनिटी भी फैलानी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। और चूंकि ये पुर्तगीज बहुत ज्यादा क्रूएल थे, सिर्फ अपनी चलाने वाली थे, तो लड़ाई तो इनकी होनी ही थी बाकियों से। अब देखते हैं 1608 में क्या होगा दोस्तों। इंग्लिश के ब्रिटिश अंपायर के बिहाफ पे एक कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचेंगे आपके इंडिया। वो आए थे सूरत पहुंचे थे अपने शिप का नाम था हेक्टर। ओके दोस्तों, तो भैया ये लेटर लेके आए थे, किंग ऑफ इंग्लैंड थे उस समय पे जेम्स वन, इनका लेटर लेके आए थे। अब जब 1608 में ये पहुंचेंगे, 1608 में गद्दी पे कौन बैठा था? बैठा था जहांगीर। अब ये मुगल कोर्ट जो जहांगीर का था वहां तक ना पहुंच पाए, इसकी बहुत कोशिश की पुर्तगीज अथॉरिटी ने, रास्ते में मारने की कोशिश की। फिर मुगल कोर्ट में पुर्तगीज के बिहाफ पे कौन गया था? कौन से क्रिश्चियंस गए थे? तो फादर पिनहेरो थे। ये फादर पिनहेरो ने भी बहुत कोशिश की कि भैया ये कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंच ना पाए, लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस अलग शाना था, वो पहुंच गया मुगल कोर्ट में। वो मुगल कोर्ट में पहुंच गया और जहांगीर से मिला। अब एक बार जहांगीर से मिल लिया तो फिर ये पोर्तुगीज क्या करेंगे? पोर्तुगीज की ताकत तो तब तक थी जब जहांगीर के सामने पहुंचने से पहले मरवा देते, उसको नहीं मरवा पाए। हॉकिंस पहुंच गया सामने मुगल बादशाह के। मुगल बादशाह ने हॉकिंस का किया स्वागत। अच्छा, मुगल बादशाह इसलिए भी खुश थे क्योंकि हॉकिंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड खूब बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके आए थे यहाँ पे। फिर हॉकिंस को तर्किश लैंग्वेज भी आती थी, और जो तुर्की लैंग्वेज थी वो तुर्की लैंग्वेज मुगल कोर्ट की लैंग्वेज थी। तो भाई बादशाह से बात करने के लिए किसी भी तरीके के ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी, तो आराम से दोनों एक दूसरे के साथ बात कर पाए। तो जहांगीर इस विलियम हॉकिंस से इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने मनसबदारी दे दी इसको 400 मनसबदारी। तो 400 मनसबदारी दे दी जहांगीर ने,
हालांकि इस 400 मनसबदारी में जो 30,000 रुपए की तनख्वाह होती थी वो कभी भी इस विलियम हॉकिंस को मिली नहीं। हालांकि विलियम हॉकिंस को और भी बहुत तरीके से स्वागत किया गया। एक अर्मीनियन क्रिश्चियन था मुबारक शाह नाम का, मुबारक शाह की बेटी से शादी करा दी गई विलियम हॉकिंस की। काफी दिन रहा विलियम हॉकिंस इस मुगल के कोर्ट में। फिर धीरे धीरे विलियम हॉकिंस ने मुगल एम्परर को कन्विंस करने लगा कि भाई हमें, यानी कि इंग्लैंड को, इंग्लिश आप कह सकते हो कि इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स को, इंग्लैंड के जो ट्रेडर्स हैं उनको इंडिया में ट्रेड करने की आजादी दी जाए। लेकिन इस बात से पुर्तगीज कभी खुश नहीं थे। पुर्तगीज चाहते थे कि भाई हम यूरोपियन, वी आर द ओनली यूरोपियन कंपनी इन दिस सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमको किसी और का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बट ब्रिटेन को तो घुसना ही था यहाँ पे। तो हुआ ये दोस्तों कि यहां पे थोड़ा सा मुगल एम्परर भी इधर उधर शिफ्ट होंगे। शुरू शुरू में मुगल एम्परर आपका इसको, यानी कि विलियम हॉकिंस को ये परमिशन दे देंगे कि हाँ भाई मैं इंग्लैंड के व्यापारियों को यहां पे ट्रेड करने दूंगा। फिर एकदम से पुर्तगीज जो रूलर्स हैं, वो पुर्तगीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो मुगल एम्परर से मिलेंगे, कुछ बातचीत होगी, ठीक है। इसके बाद मुगल एम्परर बोलेंगे नहीं, पुर्तगीज ही ट्रेड करेंगे, इंग्लैंड ट्रेड नहीं करेगा। तो यहां पे देखोगे कि जो राजा का थोड़ा सा वो था, स्वभाव था, वो फिकल कर रहा था। कभी वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, कभी वो पुर्तगाल की तरफ जा रहा था। कभी वो विलियम हॉकिंस को कह रहा था कि हाँ भाई मैं ट्रेड करने दूंगा, कभी पुर्तगीज के प्रेशर में वो मना कर दे रहा था। तो हॉकिंस को लगा कि भाई ये क्या बवाल चल रहा है, ठीक है। मुगल्स अपने बात पे पलट जा रहा है, जो मुगल राजा है वो पलट रहा है, पुर्तगीज वाले अपनी डिप्लोमेसी चल रहे हैं, कई बार मारने की कोशिश भी हुई ये विलियम हॉकिंस को। तो 1611 में, 1611 में ये मुगल कोर्ट को छोड़ के चला गया कौन? विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ नहीं, बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड वो वहां पहुंच जरूर गया था। दोस्तों तो 1609 से लेके 1611 तक आप कह सकते हो कि विलियम हॉकिंस मुगल कोर्ट में रहा। लेकिन इंग्लैंड वाले इतनी आसानी से तो हार मारने वाले हैं नहीं। विलियम हॉकिंस वापस गया तो विलियम हॉकिंस के बाद कोई ना कोई तो आएगा ही दोस्तों। तो एक और कैप्टन आए जिनका नाम था कैप्टन बेस्ट। तो कैप्टन बेस्ट पहुंचे नवंबर 1612 में। तो नवंबर 1612 में कैप्टन बेस्ट की एंट्री होगी। वो एक शिप पे बैठ के आएंगे और शिप का नाम था ड्रैगन। एक और छोटा सा शिप था उनके पास दोस्तों। अब जब ये यहां पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली बात है समुद्र से आएंगे। समुद्र में डोमिनेंट कौन था उस समय पे? समुद्र पे डोमिनेंट था पुर्तगीज। तो पुर्तगीज की नेवी की और थोड़ा बहुत इन कैप्टन बेस्ट की जो शिप होगी, हल्की फुल्की लड़ाई होगी, लेकिन पार्शियली ये पुर्तगीज की नेवी को डिफीट कर देंगे, किसी तरीके से डिफीट करेंगे। उस समय पे हुआ ये दोस्तों कि जहांगीर जो था, जो मुगल एम्परर था, जो रियल में बादशाह था, उसके पास भाई नेवी एवी थी नहीं कुछ खास। नेवी के टर्म्स में पुर्तगीज डोमिनेट कर रहे थे। ब्रिटेन की जो नेवल पावर थी वो पुर्तगीज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थी। आप आगे देखोगे कि भाई ये जो ब्रिटेन है और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी बाद में, ये सब पुर्तगीज नेवी से बहुत कुछ सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट नेवी पुर्तगीज की थी। अब जहांगीर के लिए, जहांगीर के पास नाम के कुछ शिप्स थे, उसके पास नेवी तो थी, बट पुर्तगीज नेवी के सामने कुछ भी नहीं था। एक चीज से मुगल एम्परर को अब गुस्सा आने लगा। पुर्तगीज वाले करते क्या थे? पुर्तगीज वाले, जैसा कि मैंने बताया ना, कैनन अपनी बोट पे कैनन लगा लेंगे और कैनन और बंदूकें लेके खड़े रहेंगे। कोई भी शिप जब इंडिया के वेस्ट कोस्ट में आने वाला होगा उस शिप को रोक देंगे, उससे बोलेंगे पैसा दो नहीं तो हम तुमको उड़ा देंगे। वो पैसा दे देगा तो वेल एंड गुड, नहीं देगा तो उसको कैनन से उड़ा देंगे, सबको मार देंगे, बुच्चर कर देंगे। बहुत क्रूवल थे। एक बार ये चीज उन्होंने मुगल शिप्स के साथ कर दी। कुछ मुगल शिप्स थे तो पुर्तगीज ने क्या किया, 1613 में उन मुगल शिप्स पे कर लिया कब्जा। उन मुगल शिप्स को पूरी तरीके से लूट लिया दोस्तों, और बहुत सारे मुस्लिम्स को बंदी बना लिया जो कि मुगल शिप्स में थे। इस बात पे जहांगीर को आ गया गुस्सा, क्योंकि जहांगीर मुगल एम्परर था, अभी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बादशाह जहांगीर था। तो जहांगीर ने अपने जनरल मुकारब खान को बोला कि भैया जाओ इन पुर्तगीज पे अटैक करो और इनसे कंपनसेशन मांगो जो इन्होंने नुकसान किया है, जितने लोगों को इंप्रिजन किया है उनको छुड़वाओ। तो इस समय पे अब तक आप देख सकते हैं कि जहांगीर के कोर्ट में फादर और जितने भी आपके क्रिश्चियनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे सब थे वहां पे, सब उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ऐसा पॉइंट आया जब मुगल एम्परर सीधे सीधे नाराज हो गए इनसे। ओके, और सीधे सीधे नाराज होने के बाद मुकारब खान से कहा जाके
अटैक करो इन पोर्तुगीज से और कंपनसेशन लो। इन्होंने अटैक किया भी, पुर्तगीज को हराया भी, कंपनसेशन भी लिया। अच्छा, जो फादर रह रहे थे, जो क्रिश्चियनिटी के रिप्रेजेंटेटिव रह रहे थे इनके कोर्ट में, और भी बहुत सारे पुर्तगीज ऑफिशियल्स थे जो मुगल कोर्ट में थे, क्योंकि पुर्तगीज एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी, तो उसके बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स मुगल कोर्ट में थे। इस घटना के बाद उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं मिलाया गया, कंपनसेशन मिल गया, बातचीत यहीं पे दब गई। लेकिन बाद में एक ऐसी घटना होगी दोस्तों जहां पे बवाल एक लिमिट से आगे बढ़ जाएगा, और वो बवाल तब होगा जब हुगली को अक्वायर करेंगे ये लोग दोस्तों। अब तक पुर्तगीज क्या करने की कोशिश कर रहे थे? पहले पुर्तगीज ने कोशिश की कि अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें, फिर उन्होंने कोशिश की जहांगीर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें, दोनों को नहीं कर पाए। ना अकबर कन्वर्ट हुआ, अकबर तो खैर बहुत ही तेज था, उनके बस की नहीं थी। जहांगीर के समय पे ऐसा लगा कि भाई जेजुइट्स प्रीस्ट जहांगीर को कन्विंस कर पा रहे हैं, पर एंड में वो कन्विंस कर नहीं पाए जहांगीर को, ठीक है। प्लस 1613 में यह बवाल हो गया, तो जहांगीर को गुस्सा आ गया, तो थोड़ी इनकी ताकत कम हुई। लेकिन तब भी वो मुगल कोर्ट में रहे। मुगल कोर्ट के साथ इनकी लड़ाई आप देखेंगे कब शुरू होगी, वो मैं आपको बताता हूं। हुगली, आपको पता है भाई कलकत्ता में हुगली है। अगर आप कोलकाता पोर्ट की बात करो दोस्तों, जो लोग वहां पे पोस्टिंग होती है ना, तो जो पोर्ट है वो थोड़ा आगे जाके है। अगर आप कोलकाता के पोर्ट की बात करोगे ना, तो कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में दो मेन पोर्ट्स हैं। तो एक है आपका हल्दिया पोर्ट और एक है आपका कोलकाता पोर्ट। तो आप देखोगे कि नदी के बीच में जाके यहां पे पड़ता है कोलकाता पोर्ट, और बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के माउथ पे यहां पे कहीं पे पड़ेगा हल्दिया पोर्ट। दो पोर्ट्स हैं आपके। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा कुछ और है दोस्तों। वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हुआ ये कि 1579 में, अब 1579 में किसका राज था दोस्तों? 1579 में राज था अकबर का। अकबर के समय पे पोर्तुगीज को एक परमिशन मिली, एक रॉयल फरमान मिला। उस रॉयल फरमान में ये आप कह सकते हो कि पोर्तुगीज को परमिशन दी गई कि एक जगह है सतगांव नाम की। ये सतगांव नाम की जगह कहां है? बंगाल में। इस सतगांव नाम की जगह पे बंगाल में अपना एक छोटा सा ट्रेडिंग सेंटर बना के ये जो पोर्तुगीज हैं वो ट्रेड कर सकते हैं। और देखिए जो मुगल एम्परर है ना, अकबर से लेके आगे तक, ये ट्रेडिंग कंपनीज को ट्रेड करने की परमिशन देंगे। बाद में बंगाल के जो नवाब आएंगे, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, ये भी इन ट्रेडिंग कंपनीज को ट्रेड करने की परमिशन देंगे। ये लोग परमिशन क्यों दे रहे थे? क्योंकि इनको भी पता था कि भाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग से हमको ठीक ठाक पैसा मिलने वाला था। बस इन एम्परर से गलती ये हुई कि ये इन कंपनीज की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को नहीं देख पाए। खासकर मुगल एम्परर तो बहुत स्ट्रांग से, बाद में जब आपके सुल्तान आएंगे ना, इन सुल्तानों का राज आएगा, तो अवध के निजाम का, सॉरी हैदराबाद के निजाम का राज आएगा। फिर आप देखोगे बंगाल में मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान का राज आएगा। ये नवाब ये नहीं समझ पाएंगे कि जो ब्रिटेन, ये जो कंपनीज है ना, ये दोस्तों ये बड़ी एक्सपेंशनिस्ट कंपनीज हैं। ये सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगी, ये पॉलिटिकल कंट्रोल भी करेंगी इंडिया में। उसके बारे में बात करेंगे। तो बाद में तो सतगांव नाम की जगह है बंगाल में, वहां पे इन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। धीरे धीरे इन पोर्तुगीज की ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, इनके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो ईस्टर्न एज पे, सतगांव पे जो इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाई थी, इसको ये लोग एक्सपेंड करेंगे। तो फिर वहां पे एक नया पोर्ट बनाएंगे, जिस पोर्ट का नाम रखेंगे हुगली पोर्ट। हुगली पोर्ट पे ये लोग अपने स्टैब्लिशमेंट को बनाएंगे, फोर्टिफिकेशंस बनाएंगे, बड़ा सा ट्रेडिंग सेंटर बनाएंगे। जो नमक का व्यापार हुआ करता था उसको जो पुर्तगीज है वो मोनोपोलाइज कर देंगे। अपना खुद का एक कस्टम हाउस बनाएंगे। उस कस्टम हाउस में उस समय तक जो टोबैको का जो ट्रेड था, उस टोबैको के ट्रेड को ये लोग मोनोपोलाइज करके टोबैको के ट्रेड पे ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि टोबैको, तंबाकू उस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ ट्रेड बन चुका था। ओके दोस्तों, उसके बाद ट्रेड तो कर ही रहे थे पुर्तगीज, इनके और काम भी चल रहे थे। इन्होंने एक इंडिया में एक तरीके का स्लेव ट्रेड शुरू कर दिया। स्लेव ट्रेड में इन्होंने क्या किया कि भाई जो हिंदू बच्चे थे, मुस्लिम बच्चे थे, इन बच्चों को उठाया। इन बच्चों को सबसे पहले तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर इनकी खरीद फरोख्त और गुलामी इनकी शुरू की। हुआ क्या कि ये इन मुस्लिम और हिंदू बच्चों को उठाते थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे और इनको अपना गुलाम बना लेते थे। कुछ लोगों को गुलाम बना के अपने पास रख लेते थे और कुछ वो लोगों को गुलाम बना के शिपों में डाल के पुर्तगाल भेज देते थे। प्रॉब्लम तब हुई जब इन पुर्तगालियों ने क्या कर लिया कि मुमताज महल भैया लव्ड बिलव्ड वाइफ थी हमारे रूलर शाहजहां की। शाहजहां जहांगीर के बेटे थे, शाहजहां के बेटे बाद में औरंगजेब आएंगे। तो शाहजहां की
बेगम थी मुमताज महल, और मुमताज महल की 2 दासियां थी। उन 2 दासियों को इन्होंने करा लिया कैप्चर, पुर्तगीज ने। और जैसे ही मुमताज महल को यह बात पता चली, मुमताज महल दौड़ती गई शाहजहां के पास। शाहजहां को गुस्सा आया, शाहजहां ने कहा ये क्या बवाल चल रहा है भाई, ये सब तो नई चीज शुरू हो गई है। तो इस समय पे जो शाहजहां है वो बंगाल के गवर्नर कासिम खान को बोलेगा कि भैया इनका खात्मा करो अब हुगली में। कासिम खान को ऑर्डर देगा पुर्तगीज पे अटैक करो, और फिर शुरू होगी सीज ऑफ हुगली, यानी कि वो एस्टैब्लिशमेंट जहां पे इन पुर्तगालियों ने अपना स्ट्रांग पॉइंट बना रखा था, हुगली में अपने आप को सेटल कर रखा था, वहां पे मुगल फोर्सेस कर देंगी अटैक। और जैसे मुगल फोर्सेस अटैक करेंगे, देखिए मुगल फोर्सेस के सामने इन पुर्तगालियों की कोई औकात नहीं थी। भैया देखेंगे पुर्तगाली ऐसा भागेंगे, ठीक ठाक लड़ाई होगी, उस लड़ाई में 1000 मुगल सोल्जर्स लगभग मर भी जाएंगे, बहुत सारे पुर्तगालियों को कैप्चर कर लिया जाएगा। उन पुर्तगालियों को कैप्चर करके उनको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लीजिए या गुलाम बन जाइए, और दोनों नहीं करोगे तो मार देंगे। इस समय पे आप देखोगे दोस्तों कि मुस्लिम्स के अंदर और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनके अंदर क्रिश्चियनिटी की तरफ थोड़ी देर के लिए गंदे भाव उभरेंगे और क्रिश्चियनिटी का परसिक्यूशन शुरू होगा। तो बहुत दिनों तक जितने भी क्रिश्चियंस दिखेंगे उनको पकड़ के उड़ा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये क्रिश्चियनिटी का जो परसिक्यूशन है वो खत्म होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंदर पुर्तगाली आए थे तो वो अपने अंदर मुस्लिम्स के खिलाफ एक इनटॉलरेंस रख के लाए थे कि भैया दिखेगा तो मार देंगे। बाद में ये इनटॉलरेंस उन्होंने हिंदू की तरफ भी दिखाई, लेकिन ऐसा मुगलों ने नहीं किया। मुगलों ने शुरू में तो गुस्से में मारा, बट बाद में उसको अपना पैशन नहीं बनाया। उन्होंने एक हद से ज्यादा क्रिश्चियंस को नहीं मारा। फिर अब हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों का पतन। 18th सेंचुरी में आप देखोगे दोस्तों बहुत सारे रीजंस होंगे पुर्तगालियों के पतन के। सबसे पहला तो रीजन ये है कि भैया इन्होंने ले लिया मुगलों से पंगा। मुगलों से पंगा इनको भारी पड़ा, मुगल एम्पायर से पंगा ले लिया। शाहजहां ने इनका जो हुगली का जो ट्रेड था पूरा का पूरा उड़ा दिया। अब ये जो हुगली का ट्रेड था, इस हुगली को बेस बना के ये लोग पायरेसी करते थे बे ऑफ बंगाल में। ये हुगली का बेस उखाड़ फेंका इनका। तो जब हुगली का बेस उखाड़ फेंका तो जो पायरेसी का काम ये पुर्तगाली बे ऑफ बंगाल में करते थे वो ये कर नहीं पाए। कम हो गया, कर तो रहे थे, कुछ छोटे मोटे दूसरे बेसेस थे वहां से कर रहे थे, बट कम हो गया था। उसके बाद आप देखोगे कि भाई और भी बहुत से रीजन है। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज उभर रही थी, और ये जो डायनेस्टीज थी वो पुर्तगालियों को सीधे सीधे चैलेंज दे रही थी। तो आप देखोगे कि मराठा उभरेंगे, और भैया मराठा बहुत पावरफुल थे, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ब्रेव। तो मराठा को हराना आसान तो था नहीं। मराठा ने तो अंग्रेजों को परेशान कर दिया, तो पुर्तगाली भी उनसे बहुत परेशान हुए। बाद में देखोगे आप कि 1739 में जो पुर्तगीज स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, पुर्तगीज के पास बसीन था, पुर्तगीज के पास सलसटे था, तो मराठा पुर्तगीज का वॉर होगा, बसीन और सलसटे दोनों मराठा दिन पुर्तगालियों से छीन लेंगे। फिर एक और कारण था इन पुर्तगालियों के पतन का, वो था इनके रिलीजियस एक्टिविटी। चूंकि ये बहुत ज्यादा रिलीजियस इनटॉलरेंट थे, किसी को भी पकड़ के मारते थे और कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियन में बदल दें। तो मुस्लिम्स को भी इन पे गुस्सा था, और हिंदूज को भी इनको गुस्सा था। कोई भी अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहता था। तो ना मुस्लिमों ने इनका सपोर्ट किया और ना ही हिंदुओं ने इनका सपोर्ट किया। प्लस ये लोग बहुत डिसऑनेस्ट थे, बहुत ही ज्यादा चीटिंग थे। चीटिंग वाला जो एलिमेंट है वो सारी यूरोपियन कंपनीज में रहा है, चाहे वो आपकी पुर्तगाली हो, चाहे वो आपके डच हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो। सबके अंदर ये चीटिंग वाला एलिमेंट रहा है। और भैया पुर्तगाली तो बहुत ज्यादा क्रूअल थे। पायरेसी मैंने बताया ना, समुंदर की पायरेसी तो ऐसे ही करते थे ना, जो पैसा देगा उसको छोड़ेंगे नहीं तो मार देंगे। मारने से पहले सोचते नहीं थे, बहुत ज्यादा वायलेंस था। इसके चलते मुगल्स तो नाराज थे ही पुर्तगालियों से। जो छोटे मोटे स्टेट्स उभर रहे थे ना इंडिया में, मराठास और भी छोटी मोटी पावर्स जो उस समय पर उदय कर रही थी, वो भी इनसे नाराज थे। तो पुर्तगालियों ने सबकी दुश्मनी ले ली थी। उसके साथ एक और प्रॉब्लम हुई थी, 2-3 फैक्टर्स और थे। क्या था फ्रेंड्स, पुर्तगालियों ने वेस्टर्न डायरेक्शंस में भी बहुत सारे एक्सप्लोरेशन किए थे। तो मान लीजिए पुर्तगाल का कोस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन में गए, तो ये लोग ब्राजील पहुंच गए। अब जब ये लोग ब्राजील पहुंचे तो एक कुछ समय के लिए जो ब्राजील है वो कोलोनाइजिंग एक्टिविटीज का सेंटर बन गया पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल वाले इंडिया में तो एक्टिव थे ही, ब्राजील में भी एक्टिव हो गए। आपको पता होगा उस समय पे स्पेन
और पुर्तगाल का एक ग्रुप बना था। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था दोस्तों कि स्पेन और पुर्तगाल को ने लीड ली थी और इन लोगों ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया था। स्पेन ने बोला था हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, पुर्तगाल ने बोला हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो स्पेन और पुर्तगाल का एक ग्रुप बना था और दोनों मिलकर एक छोटा सा किंगडम बना लिया था इन्होंने, और इस किंगडम ने मिलके इंग्लैंड और हॉलैंड के खिलाफ लड़ाई भी की। इनकी कुछ लड़ाई हो गई थी इंग्लैंड और हॉलैंड से, उसके चलते भी पुर्तगाल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा और इंग्लैंड जो इंडिया में उसकी मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली, वो अफेक्ट हुई। एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट है अल्फांसो डी सूजा का, आपकी किताब में लिखा होगा। इसमें बोला गया है कि भाई पुर्तगीज जब इंडिया में आए तो पुर्तगीज के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में जो क्रॉस होता है ना, आपका क्रूसीफिक्सन होता है, वो क्रॉस होता है आपका क्रिश्चियनिटी धर्म में, वो था। तो एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में क्रॉस था। फिर पुर्तगीज को इंडिया में बहुत सारा सोना मिला तो उन्होंने पहले क्रॉस साइड रखा और सोना उठाया। फिर एक हाथ से जो सोना नहीं उठा पाया, बहुत ज्यादा सोना है, तो उन्होंने तलवार भी छोड़ दी और पूरा सोना पकड़ के खड़े हो गए। और जब पूरा सोना पकड़ के खड़े हो गए तो दूसरे लोगों ने पुर्तगालियों पर अटैक किया, बट ना उनके पास तलवार थी ना क्रॉस था, तो वो लड़ ही नहीं पाए। ये एक व्यू पॉइंट दिया गया पुर्तगालियों के लिए। 1542 में अल्फांसो डी सूजा ने यह व्यू पॉइंट दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर पुर्तगालियों की एक बहुत और खास बात थी दोस्तों, पुर्तगालियों ने एज कहां जीती थी। जब ओटोमन अंपायर बीच में रोमन अंपायर के ईस्टर्न एज को हरा के, जब ये ओटोमन अंपायर मेडिटेरियन के सी के आसपास के इलाके पे कंट्रोल कर पाया था, उस समय पे पुर्तगालियों ने एक बहुत तगड़ा इनोवेशन किया था। उन्होंने केप ऑफ गुड होप को पार किया था, पूरा पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को घूमते हुए फिर वो यहां इंडिया पहुंचे थे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये जो सी रूट था ना, ये सी रूट सिर्फ पुर्तगालियों को पता था, लेकिन ये सी रूट सीक्रेट नहीं रह पाया। और धीरे धीरे आप देखोगे कि ये सी रूट का डच को भी पता चल जाएगा और इंग्लैंड को भी पता चल जाएगा। और जैसे इस सी रूट का डच और इंग्लैंड को पता चलेगा दोस्तों, वो भी अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू करेंगे इंडिया में। और जब वो इंडिया में पहुंचना शुरू होंगे, तब भाई रियल में एक स्ट्रगल शुरू होगा इन यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। यानी फिर आप देखोगे दोस्तों कि यूरोपियन कंपनीज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज के बीच में शुरू होगी लड़ाई। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आएगी, उसमें भी लड़ाई होगी। तो डच के बारे में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिर आगे देखोगे दोस्तों, जो गोवा स्ट्रॉन्ग होल्ड था इन पुर्तगीज का, गोवा की भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, क्योंकि गोवा भाई हम्पी के पास था। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर अंपायर। तो जब तक विजयनगर अंपायर राज में था, तब हम्पी बहुत पावरफुल था और हम्पी के पास था गोवा, तो उसके फायदे मिलते थे गोवा को। लेकिन जब विजयनगर अंपायर गिरेगा डेक्कन से वॉर के चलते, उस समय पे जो गोवा की इंपॉर्टेंस है ना, वो खत्म हो जाएगी। तो एक समय पे गोवा वॉज द सेंटर ऑफ पावर ऑफ पुर्तगीज। बाद में ये सेंटर ऑफ पावर जो कि गोवा हुआ करता था, गोवा की जगह कौन ले लेगा? ब्राजील। क्योंकि फिर ब्राजील में बहुत सारी कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी पुर्तगाल की रूलिंग क्लास को। तो पुर्तगाल की रूलिंग क्लास का जो ध्यान है वो इंडिया से हट के किस तरफ चला जाएगा? ब्राजील की तरफ चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम लोग पुर्तगीज के टाइमलाइन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वास्को डिगामा की कैलीकट में एंट्री कब हुई? तो हुई 1498 में। किसने रिसीव किया था वास्को डिगामा को? तो भाई रिसीव किया था ज़ेमोरिन ने। ये कहानी मैंने आपको पहले बताई थी। पहली पुर्तगीज फोर्ट कहां पे हुआ? पहला पुर्तगीज का फोर्ट बना कोचीन में 1503 में। दूसरा फोर्ट कब बना? 1505 में। कहां पे बना? कन्नानौर में। ये सब आपकी किताब में दोस्तों लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। फिर 1509 में एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी। पुर्तगीज के लीडर कौन थे? तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि पोर्तुगीज गवर्नर थे, इन्होंने अकेले ही 3 कंबाइंड आर्मीज को हराया था। एक आर्मी थी ज़ेमोरन की, एक इजिप्टियन ट्रेडर्स की, एक गुजराती ट्रेडर्स की। इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को अकेले इस पुर्तगाली आर्मी ने हरा दिया था, जिसका कंट्रोल कौन कर रहे थे, जिसको गवर्न कौन कर रहे थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फिर 1510 में आप देखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकुर्के आएंगे और वो बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लेंगे बैटल ऑफ गोवा में। फिर 1530 में जो गोवा है वो पुर्तगीज अंपायर की कैपिटल बन जाएगा इंडिया में। 1535 में दमन पे कैप्चर करेंगे। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। 1596 में साउथ ईस्ट एशिया से डच इन पुर्तगीज को निकाल के बाहर फेंक देंगे। आप देखोगे डच पावर इंडिया में ज्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया यानी कि इंडोनेशिया के आसपास के इलाके में डच का कंट्रोल अच्छे खासे समय के लिए रहेगा दोस्तों। वो जब भी हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। 1612 में जो सूरत पे कंट्रोल था पुर्तगीज का, वो चला जाएगा। पुर्तगीज
का कंट्रोल हटा के इंग्लैंड कंट्रोल कर लेगा सूरत के ऊपर दोस्तों। ओके, तो धीरे धीरे पुर्तगीज की पावर किस तरीके से गिरेगी ये भी हमने देखा, हल्का फुल्की चीजें मैंने आपको आइडिया बता दी है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द पुर्तगीज। पुर्तगीज की इंपॉर्टेंस क्या रही है हमारी हिस्ट्री में दोस्तों। पुर्तगीज की इंपॉर्टेंस अगर आप देखो तो सबसे तगड़ी इंपॉर्टेंस जो है आपकी पुर्तगीज की, वो है इनकी नेवल पावर। जो ताकत इनके पास समुंदर में थी ना, उस समुंदर की ताकत का इन्होंने बहुत तगड़ा इस्तेमाल किया है। ऐसी समंदर की ताकत उस समय तक किसी भी यूरोपियन कंपनी के पास या इंडियन पावर के पास नहीं थी। इनसे पहले अगर इंडिया की किसी रीजनल पावर ने नेवल स्ट्रेंथ दिखाई थी तो चोला थी। और मैंने आपको एक फिगर में दिखाया भी एनसीईआरटी में कि कैसे चोला ने बहुत सारी साउथ ईस्ट कंट्रीज पे भी कब्जा किया है, वहां पे भी जाके रूलर्स को हराया है। चाहे आप थाईलैंड की बात कर लीजिए, थाईलैंड के नीचे जो बाकी कंट्रीज उनकी बात कर लीजिए। अगर आपने मेरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है क्लास 7 क्लास 8 की, तो जाके बिल्कुल देखिए। ओके, बट चोला तो इंडिया की पावर थी। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पावर बाहर के देश में इंडिया में एंट्री मारेगी और अपनी नेवल पावर के बेसिस पे चीजों को कंट्रोल करेगी। जैसा कि मैंने बताया, पुर्तगीज के शिप्स के ऊपर कैनन लगे हुए होते थे, तोपे लगा लगा के घूमते थे दोस्तों, और इन तोपों के दम पे, अपनी नेवल पावर के दम पे उन्होंने चीजों को ऑक्युपाई किया, फोर्स से छीना है। पुर्तगीज की खास बात क्या थी, ये किसी भी कोड ऑफ रूल से अबाइड नहीं करते थे। इनको कोई टर्म्स ऑफ रूल नहीं थे, ये सिर्फ अपने हिसाब से चलते थे, भारी क्रूएल थे। कहीं पे लड़ाई हुई, सामने वाले को मार दो, कुछ सोचने की जरूरत है। इनके कोई नियम कानून नहीं थे, सिर्फ एक नियम कानून था इनका कि पैसा कमाना है, चालाकी करनी है, अपनी ताकत स्टैब्लिश करनी है, उसके लिए किसी को मारना पड़े मार दो, सोचेंगे नहीं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की दोस्तों। तो बॉडी आर्मर, एक बहुत अच्छे तरीके का बॉडी आर्मर, तो इनके सोल्जर्स उस आर्मर को पहन के घूमते थे, तो किसी से लड़ाई हो जाए तो उनको चोटें नहीं लगती थी। फिर मैच लॉक गन की टेक्नोलॉजी, ये इनके पास है। अब यहां पर समझ आता है कि मैच लॉक मैन और मैच लॉक गन ये क्या थी। तो देखिए, यहां पे मैच लॉक के बारे में मैंने काफी ढूंढा नेट पे, तो मुझे कुछ चीजें पता चली है। मैच लॉक होता क्या है, देखिए, हाथ में किसी बंदूक को पकड़ के उसको चलाना, इसको बोलते हैं मैच लॉक। पहले क्या होता था दोस्तों कि हैंड कैनन इस्तेमाल किए जाते थे, और हैंड कैनन में बीच में कहीं पे पाउडर रखा होता था। उस पाउडर तक आग को पहचानने के लिए आग जलाई जाती थी, आग को एक धागे में लगाया जाता था, तो धागा जलते 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 जब उस पाउडर के पास पहुंचता था तो धमाका होता था। और उसमें होता यह था कि कैनन को डायरेक्शन देने के लिए एक आदमी को पकड़ना पड़ेगा और दूसरे आदमी को जलाना पड़ेगा। यहां मैच लॉक गन में क्या हुआ कि एक आदमी अपने हाथ में इस बंदूक को पकड़ेगा और निशाना लगा के अपनी उंगली से उस बंदूक को चलाएगा। तो ये मैच लॉक मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, पुर्तगीज थे। और बाद में आप देखोगे इस मैच लॉक वेपन्स को मुगल्स भी इस्तेमाल करेंगे, इसी मैच लॉक वेपन्स को ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस्तेमाल करेगी, बाकी बहुत सारे रूलर्स भी इंडिया में इस्तेमाल करेंगे, फ्रेंच भी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैच लॉक गन्स की टेक्नोलॉजी इंडिया में कौन लेके आया था, तो भाई पोर्तुगीज लेके आए थे। फिर आप देखोगे आर्टिलरी ऑफ द स्टिरअप, आर्टिलरी ऑफ द स्टिरअप वही गन्स थी जो पुर्तगीज इस्तेमाल करते थे, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल्स भी इनको इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। मुगल के समय पे जो भी आपको गन्स वगैरह दिखेंगे ना दोस्तों, ज्यादातर वो आपकी पुर्तगीज आर्मी से ही निकल के आई थी। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट देखा जाए दोस्तों, तो आर्मी के रिस्पेक्ट में, चाहे वो बाद में फ्रेंच की आर्मी हो, चाहे वो बाद में इंग्लिश की आर्मी हो, चाहे वो मराठास की आर्मी हो, चाहे सिख्स की आर्मी हो, उनके जो सिपाही थे, जो लड़ने का तरीका था, इसको कहा जाता था सिस्टम ऑफ द ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री। तो ये जो स्पेसिफिक लड़ने का तरीका था, इसको यहाँ पे लेके आया गया था पुर्तगीज के द्वारा। देखिए, ये स्पेसिफिक लड़ने के तरीके कौन कौन से औजार ये लोग यहाँ पे लेके आए, उसके बारे में बहुत ज्यादा थीसिस करके देखिए दोस्तों, फायदा है नहीं। अब पढ़ने को तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ ढूंढ धाड़ के, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपको बोरिंग लगेगा और एग्जाम में आपके काम में आएगा भी नहीं। चूंकि आपको इस किताब को पढ़ने में, इस पैटर्न को समझने में परेशानी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा बिटवीन द लाइंस जा रहा हूं, और कोई बात नहीं है। ओके, फिर इनके शिप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात, जो पोर्तुगीज के शिप्स हुआ करते थे दोस्तों, सी में मास्टर थे, तो इनके मल्टी डेक्ड शिप्स हुआ करते थे। आपकी बुक में लिखा होगा मल्टी डेक्ड शिप्स। तो मल्टी डेक्ड शिप्स कैसे होंगे, ये रहे आपके मल्टी डेक शिप। तो अपर डेक आपको यहां नजर आ रही है, और नीचे बहुत सारी डेकें बनी हुई हैं छोटी छोटी सी। तो इन डेकों में अलग अलग रहने की जगह बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग अकोमोडेट हो सकते हैं डेक्स में। नीचे की तरफ काम चलते हैं, हथियारों को, तोपों को भरने के लिए बहुत सारी जगह इन मल्टी डेक शिप्स में, बहुत बड़े शिप्स हैं। तो इस तरीके की शिप्स को बनाने में इनकी बादशाहत थी दोस्तों। फिर शिप्स को बनाने में कैस्टल्ड प्रो एंड स्टर्न का सिद्धांत,
ये देखिए शिप को बनाने में कैस्टल प्रो इन स्टर्न का सिद्धांत। तो आगे पॉइंटेड सा आपको एक प्रो नजर आएगा, तो उसका आगे वाले हिस्से को बोला प्रो, इस डायरेक्शन में शिप चलेगा। और पीछे वाला हिस्सा आपका बो के फॉर्म में नहीं फ्लैट है, इसको बोला स्टर्न। तो पीछे से अगर शिप आगे की तरफ जा रहा हो, पीछे से अटैक हो रहा हो, तो पीछे का हिस्सा अगर पॉइंटेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस अटैक को डिटर करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन पीछे का हिस्सा अगर ऐसा होगा तो आराम से इस शिप में जो लोग हैं वो पीछे की तरफ के लोगों पे गोलियां चला सकते हैं और अपने अटैक को रोक सकते हैं। तो ये था आपका स्टर्न एंड प्रो कैसल्ड। तो शिपों में प्रो और स्टर्न के आप कह सकते हो कि डिजाइन पे ये शिप्स बनाते थे पुर्तगीज। बाद में इन डिजाइन को दोस्तों मुगल्स ने भी इस्तेमाल किया है, इन्हीं डिजाइनों को मराठास ने भी इस्तेमाल किया है। लेकिन सबसे ज्यादा इन डिजाइनों से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो आगे आने वाली यूरोपियन कंपनीज को होगा, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। अब अगर आप इनके बारे में बात करो दोस्तों, इन पोर्तुगीज के बारे में, तो भले ही पोर्तुगीज ने बहुत सारा रिलीजियस परसिक्यूशन किया है, बहुत मुस्लिमों को मारा, बहुत हिंदुओं को मारा, बट नो डाउट इन्होंने कल्चरल फील्ड में बहुत काम किया है, इन्होंने आर्ट के फील्ड में बहुत काम किया है। आप गोवा जाइए आपको नजर आएगा, और केवल गोवा ही नहीं, इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पे आपको पोर्तुगीज आर्किटेक्चर मिल जाएगा। तो पेंटिंग भी इनके टाइम में बहुत आगे बढ़ी है, स्कल्प्टर का प्रोफेशन भी इनके टाइम पे बहुत आगे बढ़ा है। ज्यादातर जो इनके काम है दोस्तों वो आपको चर्चेज में नजर आएंगे। तो गोवा में बहुत सारे चर्च आपको दिखेंगे जिनकी इनर वॉल्स पे बहुत सारा वुडन का काम होगा, लकड़ी का काम होगा, स्कल्पचर का काम होगा, अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई गई होंगी, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए गए होंगे। तो इनके आर्किटेक्चरल प्लान्स, जो कल्चरल प्लान्स, डिजाइन, फोलिएज वर्क, ये सब बहुत अच्छा था, जो कि जहां पे पोर्तुगीज का राज था, पॉलिटिकल राज था, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। गोवा में तो भरसक देखने को मिलता है। गोवा का तो कल्चर ही अलग है, आप जाओगे तो आपको देखने को पता चलेगा, किसी भी सिटी से अलग नजर आएगा आपको गोवा। खासकर गोवा का जो ओल्ड साइड है ना, वहां पे जाइए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अच्छी से अच्छी और क्वालिटी से क्वालिटी वीडियोस मैं आपके सामने लेके आऊं दोस्तों, इसलिए वीडियोस में समय लगता है, प्लस मैं ओवरऑल प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाता हूं, इसलिए सारी वीडियोस को बैलेंस में लाने की कोशिश करता हूं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।